आज हम सिगमंड फ्रॉइड की ही सबसे फेमस थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, अभी क्या चल रहा था कि सिगमंड फ्रॉइड के हम सारे टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने साइको एनालिसिस, साइको सेक्सुअल थ्योरी पढ़ी हमने सिगमंड फ्रॉइड की। हमने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए। तो आज हम साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक है, सबसे फेमस थ्योरीज और सबसे बड़ी थ्योरी इनकी यही है। इसी के बेस पर इन्होंने बाकी थ्योरीज भी दी अपनी। साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने हमने सबसे पहले ही पढ़ा था जब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो हमने पढ़ा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे माइंड के ही तीन स्ट्रक्चर बताए हैं, तीन तरह का माइंड बताया उन्होंने हमारा। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इसको इन्होंने क्या कहा था, इसको इन्होंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी पार्ट्स ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड उन्होंने कितने बताए, तीन। कि एक कॉन्शियस माइंड है हमारा, एक अनकॉन्शियस माइंड है और एक 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 अनकॉन्शियस, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तीन तरह के। कॉन्शियस माइंड जो हमने एक फिगर देखी थी ना सबसे पहले, जिसमें हमको एक आइसबर्ग दिखा था सबमर्ज्ड। ठीक है, उसका एक हिस्सा समुद्र के ऊपर था, पानी के ऊपर था, एक थोड़ा सा छिछले पानी में था, आपको दिखाई दे रहा था, और दूसरा एकदम गहराई में था, डीप वाला। और सबसे बड़ा हिस्सा उसी चीज़ का था। कौन सी चीज़ थी वो, जो बॉटम में था एकदम, अनकॉन्शियस माइंड का। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पर कॉन्शियस माइंड, मिडिल में सबकॉन्शियस माइंड और एकदम बॉटम में अनकॉन्शियस माइंड। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है बाय सिगमंड फ्रॉइड। इसके बेस पर उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी के तीन प्रकार बताए हैं। ठीक है, जो अब हमारा सिगमंड फ्रॉइड वाले टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो पर्सनैलिटी वाला होगा। ठीक है, तो मगर सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी के कौन से प्रकार बताए हम वो जान लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी होती क्या है, एकदम शुरू से शुरू करेंगे। मगर यहाँ पर एक बार जान लेते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी के क्या प्रकार बताए। ठीक, साइकोएनालिटिकल थ्योरी के बेस पर। तो इसमें इन्होंने बताया एड, ईगो और सुपर ईगो। पर्सनैलिटी के तीन प्रकार बताए सिगमंड फ्रॉइड ने, एड, ईगो एंड सुपर ईगो। एड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, अब जो एड है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, यानी सुख इसके लिए प्रमुख है, सुख की प्राप्ति इसके लिए प्रमुख है। प्लेजर प्रिंसिपल फोकस्ड ऑन प्लेजर। जो एड है आपके प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, सिर्फ इसको सुख प्राप्ति से मतलब होता है। अब सुख चाहे किसी भी तरीके से आए, किसी का गलत करके आए, किसी को धोखा दे के आए, किसी के साथ चीटिंग करके आए, किसी के साथ हिंसा करके आए, ठीक है, किसी का सामान चुरा के आए, किसी भी तरीके से अगर आप आपको सुख प्राप्त होता है और उसमें आप दूसरे के साथ कितना भी बुरा कर दो, ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो आप बस उसी के ऊपर काम करोगे। आपके बोलने के तरीके से किसी को बुरा लगता है, किसी को रूट लगता है, ठीक है, आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी को बुरा लगता है, बट द थिंग इज़ कि यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में ही सोच रहे हो, अपने सुख के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, क्रिमिनल्स कम इन दिस। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, एड के अंदर। ठीक है, क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स इसके अंदर आते हैं क्योंकि वो अपने सुख की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है ना। भाई दूसरा, एक लेडी जा रही है सड़क पर, उसकी चेन तोड़ ली। कोई लड़की जा रही है सड़क पर, उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। ठीक है, कोई आदमी एटीएम से पैसे निकाल रहा है, उससे पैसे छीन लिए। क्यों छीन लिए, ये सब काम क्यों करते हैं, किसी की चेन क्यों तोड़ते हैं, कि उससे अपना, उसको बेच के अपने शौक मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, उसको बेच के अपने शौक मौज करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, कोई और उनका यारा प्यारा होगा तो उसको गिफ्ट देंगे। ठीक, क्रिमिनल्स इस तरह से काम करते हैं। उनको जिससे सामान चुरा रहे हैं, वो जिसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके साथ छीना झपटी मारपीट कर रहे हैं, उनको उसके साथ होने वाले दुख से कोई मतलब नहीं होता। अपने प्लेजर प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं वो। ठीक है, क्रिमिनल्स इसके अंदर आते हैं, मतलब जिन लोगों का एड एड उनके ऊपर हावी होता है। असल में क्या होता है ना, एड, ईगो, सुपर ईगो हम सब के अंदर होता है। मगर एड एड का प्योर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं भी आपको। ठीक है, कि अगर आप अपने ऊपर एड को हावी हो जाने दोगे, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने मन, अपने व्यक्तित्व के ऊपर अगर आप एड को हावी हो जाने दोगे, तब आपकी 100% थिंकिंग क्या होगी। ठीक है, हम सब के अंदर, हर इंसान के अंदर ये तीनों चीज़ पाई जाती है, एड भी, ईगो भी और सुपर ईगो भी। ठीक, हम उसका किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उससे हम कैसे इंसान हैं ये हमको भी पता चलता है और दुनिया को भी पता चलता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको अभी हर पर्सनालिटी के बारे में अलग अलग बता रहा हूँ कि अगर आप उसको अपने ऊपर, उसी को अपने ऊपर हावी हो जाने दोगे, तब आप क्या बनोगे। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर एड टोटली हावी होता है, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाले होते हैं वो। ठीक, सेक्सुअल डिज़ायर्स आर एक्सट्रीम, और
एड के अंदर जिन लोगों के ऊपर एड हावी होता है उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती है वो एक्सट्रीम होती है, एग्रेसिव होती है, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स एक्सट्रीम होती है, एग्रेसिव होती है। ऐसे लोग खुद भी एग्रेसिव होते हैं, हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। मैंने पहले बताया था आपको, हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। बुरे लोग, मोटा मोटा देखा जाए साफ शब्दों में, एड का मतलब बुरे लोग, बैड पीपल। कोई कंट्रोल नहीं होता इनके अपने ऊपर, अपनी हरकतों के ऊपर, अपने पाप के ऊपर इनका किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो लोग एड के ऊपर चलते हैं, ठीक है, जो अपने ऊपर, अपने माइंड में एड को हावी हो जाने देते हैं, एड को हावी हो जाने देते हैं, वो लोग असेंशली क्या होते हैं? बैड पीपल होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्योरली ईगो के बारे में, कि जिसके अंदर सिर्फ ईगो है तो वो क्या है? तो ईगो होता है रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो इज रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल पीपल आते हैं ईगो के अंदर, ठीक है। बैलेंस पर्सनालिटी होती है ईगो के अंदर, आपका रियलिटी प्रिंसिपल आता है। प्रैक्टिकल पीपल आ जाते हैं, बैलेंस पर्सनालिटी होती है। अब क्या है, मान लो भाई आपको अपने सुख के लिए किसी को दुख पहुंचाना है, ठीक है। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसे का कोई साधन नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। आपको घूमने जाना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। आपके पास पैसे है नहीं, आप कोई काम धंधा करते नहीं हो, ठीक। और आपसे मेहनत मजदूरी भी नहीं होगी कि आप ईमानदारी से पैसे कमा लो, उसके बाद उसको खर्च करो, ये भी नहीं होगा। तो एड वाले ने क्या करा कि किसी से पैसे चुरा लिए, एटीएम में कोई था उसको लूट लिया, किसी के साथ बैंक फ्रॉड कर दिया, उसको लूट लिया, ठीक है। किसी लेडी की चेन तोड़ ली, उसको लूट पाट करके उसने अपना काम चला लिया। एड के अंदर तो ये हुआ। ईगो के अंदर क्या होता है, जिस आदमी के अंदर ईगो भी थोड़ा बहुत होता है, वो क्या करता है, रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। प्रैक्टिकल लोग होते हैं थोड़े से, ये बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अब क्या, पैसे की ज़रूरत इसको भी थी, तो इसने सोचा कि यार ये वाला काम कर लेगा, ये सामने वाला भी तो चोर है, ये भी तो गुंडा है, ये ऐसे करके अपना काम चलाता है, इसने ऐसे करके अपने लिए सब कुछ लिया हुआ है, ठीक है। अपनी मज़े की लाइफ जी रहा है, दूसरों से पैसा चुराता है और जी रहा है मज़े से। मगर ईगो वाले लोग क्या थोड़े से रैशनल होते हैं, क्या करेंगे कि नहीं, इसको पुलिस का भी तो डर लगता है। अगर मैं क्राइम करूँगा तो मेरे को पुलिस भी तो पकड़ सकती है, समाज में मेरी बदनामी भी तो हो सकता है मेरे परिवार वाले मेरे को डिसोन कर दें। वो कहते हैं कि भाई ये क्रिमिनल लड़का तो हमारा है ही नहीं, अगर ये क्राइम करता है तो हमारा लड़का है ही नहीं, अखबार में निकलवा दें इस तरह से, ठीक, कि हमारे से कोई रिश्ता नहीं। मेरी फैमिली मेरे को डिसोन कर दे, समाज मेरे को बहिष्कृत कर दे, पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाए, मैं जेल में रहूँ, ठीक है। तो रियलिटी प्रिंसिपल मतलब इसको पता है कि ठीक है कि भाई इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो ये एड वाला काम बिल्कुल नहीं करेगा ईगो के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल लोग हो गए ये, समझे आप? बैलेंस पर्सनालिटी। और बैलेंस पर्सनालिटी क्यों है अभी पढ़ते हैं, क्योंकि एड का एग्जैक्ट अपोजिट, जो एड है जिसके अंदर बुरे लोग, क्रिमिनल लोग आते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या है, आइडियल पीपल, एकदम आदर्श लोग आ गए, कैन नॉट इवन थिंक अबाउट बैड थिंग्स। बुरी चीज़ों के बारे करना तो दूर, बुरी चीज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते ये लोग, ठीक है। हाईली कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल होता है हाईली कंट्रोल होता है। एड के अंदर क्या था, नो कंट्रोल। इन लोगों का अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता एड वाले के अंदर। सुपर ईगो का हाईली कंट्रोल होता है अपने ऊपर, ठीक है। आइडियल लोग होते हैं ये, बुरी चीज़ों के बारे में, बुरे कामों के बारे में सोच तक नहीं सकते ये लोग, ठीक है। सुपर ईगो का क्या एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आप कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हो और आपको ठंड लग रही है, बहुत ठंडा माहौल है, आपने जैकेट पहनी हुई है यहाँ पर, तभी आप वहाँ पर देखते हो कि साथ में कोई और आदमी घूम रहा है, ठीक है। लड़की का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि फिर उसमें आप दूसरी जगह में अपना माइंड ले जाओगे, ठीक है। आप भी वहाँ पे घूम रहे हो और साथ में कोई एक और आदमी भी घूम रहा है, बट उस आदमी ने बस एक पतली सी कॉटन की शर्ट पहनी हुई है, उसे ठंड लग रही है। आप उसको देखते हो और आपसे उसको देखा नहीं जाता कि यार इस बेचारे को ठंड लग रही है। आप क्या करते हो, अपनी जैकेट उतार के, मोटी सी जैकेट उतार के उसको दे देते हो कि यार चल ठीक है, तू ठीक रह ले, तेरे को ठंड ना लगे, ठीक है। आप दूसरे आदमी का ध्यान रखते हो। तो सुपर ईगो, आइडियल लोग, समझे। किसी आदमी को पैसे की ज़रूरत है, भले ही आपके पास भी कम पैसे हैं, मगर उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको अपनी मम्मी के लिए दवाई लेनी है, अपने परिवार में किसी के लिए दवाई लेनी है, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, इस तरह की उसकी ज़रूरत है, आपको पता चलता है इसके बारे में। आप क्या करोगे, भले आप भूखे रह लो, आप सोचोगे कि यार मैं ठीक है, एक दिन मेरी डाइटिंग हो जाएगी और मैं आज के अपने खाने के पैसे इसको दे देता हूँ, अपने अपने पैसे उसको दे दिए। तो ये किस तरह का हो गया, एक जगह आपने देखा कि एक आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरों के साथ क्राइम कर रहा है, दूसरों के साथ गलत कर रहा है, दूसरे के साथ हिंसा कर रहा है एड में। और एक क्या है कि अपनी खुद की जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, खुद की ज़रूरतों का सेक्रीफाइस करके भी दूसरे की हेल्प कर रहा है।
तो ये किसके अंदर आ गया? सुपर ईगो के अंदर, आइडियल लोग हो गए। ठीक, किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकते, अच्छा ही करेंगे। बुरा तो कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते, करेंगे तो सिर्फ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ गया, और फिर बीच में आता है हमारा ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल वाले लोग। रियलिटी प्रिंसिपल में बताया था हमने कि प्रैक्टिकल लोग हैं। अब देखो सेम एग्जांपल लेके देता हूँ कि जैसे मान लो मैं घूम रहा हूँ शिमला के अंदर, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है, खूब बर्फ़ पड़ रही है, ठंड लग रही है, मैंने आराम से एक जैकेट पहनी हुई है। वहीं पर मेरे को दिखाई देता है एक आदमी, ठीक है, उसको भी ठंड लग रही है, उसने कुछ कपड़े पहने नहीं हुए, ढंग से कपड़े नहीं पहने हुए उसने, ठीक है, कॉटन की पतली सी शर्ट पहनी हुई है। सुपर ईगो वाले ने क्या करा, अपनी जैकेट उतार के उसको दे दी कि ले भाई तू पहन ले, तेरे को ठंड नहीं लगनी चाहिए, मेरे को मतलब, ठीक है, उसने अपने से ज़्यादा दूसरे का ध्यान रखा। ईगो वाला आदमी क्या करेगा, मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि भाई मैं तो ईगो वाला आदमी हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ, रियलिटी प्रिंसिपल चलने वाला। मैंने देखा कि किसी आदमी को ठंड लग रही है, मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी जैकेट उतार के उसको दूँ तो उसकी कंडीशन में मैं आ जाऊँगा ना। फिर भाई मैं दूसरे की हेल्प करना चाह रहा हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाह रहा, बट मैं उसकी हेल्प करना भी चाह रहा हूँ। मगर अगर मैं उसकी हेल्प करूँगा तो मैं अपने आप को भी तो खतरे में डाल रहा हूँ। भाई अगर मैं उसको ठंड से बचा लूँगा तो फिर मेरे को ठंड लगेगी, फिर मेरे पास क्या है? मैं अपनी जैकेट अगर उसे दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या है? फिर मैंने भी नीचे पतली सी कॉटन की शर्ट पहनी हुई है, मैं क्या करूँगा? मेरी हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसको कर सकता हूँ कि भाई तू खुले में क्यों खड़ा है, चल थोड़ा सा शेड के अंदर आ जा, किसी उसको छत के नीचे ले गया, ठीक है, उसे किसी चाय वाली की दुकान पे ले गया, किसी रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ पे खाना वाना खिला दिया कि उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी आ जाए। मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, ईगो होने के हिसाब से मैं उसके साथ ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ईगो वाला किसी की हेल्प करता ही नहीं, बस अपने बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है। ईगो वाला प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहा है, रियलिटी प्रिंसिपल पे लेकर चल रहा है, बैलेंस पर्सनालिटी पे लेकर चल रहा है। ठीक है, ईगो वाला गलत नहीं कर रहा किसी के साथ, बट द थिंग इज वो पहले अपना ध्यान रख रहा है। समझ गया? आप क्लियर हो गया? तो ईगो एक तरह आपको समझ में आ गया ना कि इट एक्सट्रीमली बैड, सुपर ईगो एक्सट्रीमली गुड। एक्सट्रीमली बैड और एक्सट्रीमली गुड दोनों होना खराब बात है। ठीक है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ईगो होनी चाहिए, बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक, जो ईगो होता है यही हमारा पर्सनैलिटी को बैलेंस करता है। ठीक है, हम सारे इंसानों के अंदर इट भी मिलेगा, ईगो भी मिलेगी और सुपर ईगो भी मिलेगी। द मेन पॉइंट इज़ कि आप किसको अपने ऊपर हावी होने देते हो। ठीक है, आप किसको अपने ऊपर हावी होने देते हो, वही आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। समझ गए? तो दीज वर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बाय सिगमंड फ्रॉइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए नीचे वही है, हमने जो फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। अभी हमने पढ़ी साइकोएनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड, और अब देख लेते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। वही हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटेलिया। ठीक, ओरल होती है 0 से 1, 0 से 1 साल के, मतलब जन्म से लेकर 1 साल तक आपकी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हैव सेक्सुअल डिज़ायर्स। ठीक है, सेटिस्फाई बाय माउथ। जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है उसको बच्चा सेटिस्फाई किसके थ्रू करता है? माउथ के थ्रू करता है। नाम से ही लग रहा है, ओरल स्टेज है। नेक्स्ट है एनल स्टेज, एक साल से लेकर 3 साल तक की उम्र में। इसमें क्या है? हैव सेक्सुअल डिज़ायर्स। इस उम्र में भी बच्चे के पास सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। इसको सेटिस्फाई कैसे करता है? सेटिस्फाइज इट बाय एक्सक्रीटिंग वेस्ट। वेस्ट को एक्सक्रीट करके, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करके बच्चा इसको एक्सरसाइज करता है, मतलब इस वाले सेक्सुअल प्लेजर को ड्राइव करता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज वही जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स फैलिक स्टेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी बच्चे के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है। 4th स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज आपकी 6 से 12 साल की उम्र तक। इसमें लोएस्ट लेवल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है। लेटेंसी में लोएस्ट लेवल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, या फिर इसको नो सेक्सुअल डिज़ायर्स भी कह सकते हैं आप। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर हो जाता है। ठीक है, बच्चा यहाँ तक क्या होता है ना, फैलिक तक ज़्यादातर बच्चा घर के अंदर रहता है या प्री प्राइमरी स्कूल में रहता है। स्कूल से उसका इतना जुड़ाव लगाव होता नहीं है समाज से। लेटेंसी के अंदर 6 से 12 साल तक की उम्र में बच्चा स्कूल से जुड़ जाता है। ठीक, तो एक नए तरह के एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो बच्चे का ध्यान उसके बॉडी से हटकर बाकी समाज के बाकी दायरे में लगा रहता है। आगे चल के जेनेटली जब उसकी टीनेज आती है तब उसके बॉडीली हार्मोन्स डेवलप होते हैं और ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, तब उसकी जेनिटल स्टेज आती है। ठीक है, उसके अंग मैच्योर होने लगते हैं। तो 13 से 18 साल की उम्र में इसके अंदर फिर से सेक्सुअल डिज़ायर्स आ जाती हैं, और पहले से ज़्यादा आती हैं। अब जो आती है वो पहले से ज़्यादा आती है। ये थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड।
फटाफट एक बार डिफेंस मैकेनिज्म या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का भी हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली थी एस्केपिज्म या डिनायल ऑफ रियलिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल याद करो क्या था कि कोई चीज़ हो गई है, कोई चीज़ हो गई है, बट इट इज़ सो शॉकिंग फॉर यू, इट इज़ सो नेगेटिव फॉर यू, ठीक है, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ गए? क्लास में आपके सारे दोस्त पास हो गए, बस आप ही फेल हो गए, तो आप इस वाली रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, इतना ज़्यादा शॉक में चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है। ठीक है, द थिंग इज़ कि ये हर्ट इतना करती है किसी इंसान को कि वो रियलिटी के टोटल डिनाइल में चला जाता है। वो मैंने बच्चे की मौत वाला एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, कि किसी माँ के बच्चे की मौत हो जाती है, किसी औरत के बच्चे की मौत हो जाती है, तो वो इस तरह की डिनाइल रियलिटी में चली गई हो। आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं इस तरह की चीज़ें कहीं, कि वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करी। वो सोच रही कि मैं उसका बच्चा कहीं स्कूल में खेलने गया है, ठीक है, आस पड़ोस में खेलने गया, उसका इंतजार करती है, वो मानती ही नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। नेक्स्ट, डे ड्रीमिंग। ठीक है, दिवा सपनों में हो आप, डे ड्रीम कर रहे हो। ठीक है, रिलेटेड टू फैंटेसी, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में आप जी रहे हो। ठीक, ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डे ड्रीमिंग को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं होगी आई गेस, होगी तो आप कमेंट्स में बोल देना या मुझसे पर्सनली बोल देना। रिप्रेशन। रिप्रेशन रिप्रेशन में होता है दमन, किसी चीज़ को दबाना, दमन करना। क्या होता है इसमें? फीलिंग्स, टैबूज आर सप्रेस्ड। ऐसी इच्छाएं, ठीक है, ऐसी टैबू फीलिंग्स, टैबू का मतलब होता है ऐसी ऐसी सोच या ऐसे काम जिसको समाज जनरली एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जिसको समाज में अगर आप देखो तो लोग कहेंगे हाय हाय क्या चीज़ है ये, है ये क्या, मतलब जिसको समाज में गंदा या बुरा माना जाता है या जिसके बारे में समाज बात भी नहीं करना चाहता, इस तरह की चीज़ें टैबू आ जाती हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो रिप्रेशन, ऐसी फीलिंग्स जो टैबू होती हैं, जिसको समाज जनरली एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, समाज के लिए अच्छी बातें नहीं हैं, उन बातों को सप्रेस कर दिया जाता है इसके अंदर। रिप्रेशन में ऐसी बातों को जो समाज, जिनको समाज अच्छा नहीं मानता, उन चीज़ों को रिप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। कहाँ? और दब के कहाँ चली जाती हैं ये? ठीक है, कॉन्शियस माइंड से दब के चली जाती है ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस। ठीक है, इसको शिफ्टिंग या ट्रांसफर ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं। जैसे बाप को गुस्सा आया, बाप ने बेटे के ऊपर निकाल दिया। बाप को गुस्सा आया, बाप ने बेटे को मार पीट दिया और गुस्सा निकल गया। बेटे को गुस्सा है, बेटा किस पे निकालेगा? बेटा अपने दोस्तों पे निकाल सकता है या फिर अपने टॉयज़ पर निकाल सकता है, जो उसके खिलौने हैं उनके ऊपर गुस्सा निकाल सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस चल रहा है। बाप ने अपने इमोशन बेटे के ऊपर ट्रांसफर करे, बेटे ने अपने इमोशंस अपने टॉयज़ के ऊपर ट्रांसफर कर दिए, खिलौनों पे कर दिए। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जैसी आपकी इच्छाएं हैं वैसा ही काम चुनो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही काम चुनो। इसमें कोई प्रॉब्लम? आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, ठीक है, आप चीज़ों को कैद करके रखना चाहते हो, मेमोरीज़ को संजो कर रखना चाहते हो, तो आपने वैसा ही काम चुन लिया, आप फोटोग्राफर बन गए। ठीक है, आप ट्रैवल फोटोग्राफर बन गए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए। समझ रहे हैं आप? ठीक, आप दूसरों की सेवा करना चाहते हो, या कोई भी मजबूर आदमी है उसकी मदद करना चाहते हो, ऐसे लोग जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो? आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, अपना एनजीओ खोल सकते हो आप खुद से। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छाएं हैं वैसा ही काम चुन लेना क्या होता है? सब्लिमेशन। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन, वर्तमान के दुखों समस्याओं को भूलकर भूतकाल में अच्छे दिनों को याद करना या दोहराना। ठीक है, वर्तमान के दुखों और समस्या को भूलकर जो पास्ट में आपके साथ अच्छे दिन थे उनको याद करना। इसका मैंने बताया कि जैसे कोई आदमी गंजा हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में गंजा हो रहा है, तो ये चीज़ उसको दुख दे रही है, और इसको भूलने के लिए वो क्या कर रहा है? अपने जवानी के दिनों की फ़ोटो जो उसके पास है उसको फेसबुक पे लगा रहा है या इंस्टाग्राम पर लगा रहा है। तो ये अगर आप किसी को करते हुए दिख रहे हो तो एक तरह से वो रिग्रेशन में जी रहा है वो आदमी। ठीक, नेक्स्ट है कंपनसेशन। एक फील्ड की कमज़ोरी को दूसरी फील्ड में पूरी करना। कंपनसेशन हो गया एक फील्ड की कमज़ोरी को दूसरी फील्ड में पूरा करना। मतलब आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईएएस नहीं बन पाए तो आप आईपीएस बन गए। आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस नहीं बन पाए तो आप आईआरएस बन गए। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या आ गया? कंपनसेट आ गया, कंपनसेट कर रहे हो आप चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके मन में असली चीज़ होती है, असली इच्छा होती है, असली फीलिंग होती है, उसको टोटली डिनाई करके आप उसका एकदम अपोजिट वाला रिएक्शन देते हो समाज में। मतलब आपके मन में आप किसी लड़की को आप लाइक करते हो, ठीक है, उसे आप पसंद करते हो, ये आपके मन की इच्छा है, ठीक है, आपका क्रश है उसके ऊपर, मगर
आप उसके सामने रिएक्ट कैसे करोगे, अपने फ्रेंड्स के सामने या उसके फ्रेंड्स के सामने आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप ऐसे रिएक्ट करोगे जैसे आपको वो पसंद ही नहीं है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा जो चिढ़ है क्लास में वो उसी लड़की के साथ चिढ़ है। ये है रिएक्शन फॉर्मेशन, जो आपको अंदर से पसंद है उसका एकदम अपोजिट रिएक्ट करना। ठीक, इसका एक एग्जांपल है अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंगूर खट्टे वाली स्टोरी आपने सुनी थी, ग्रेप्स आर सॉर वाली, कि एक फॉक्स होती है, उसको ग्रेप्स दिखाई देते हैं ट्री के ऊपर। ठीक है, एक बेल जा रही होती है, ट्री के ऊपर ग्रेप्स नहीं लगते, एक बेल बेल होती है, वो पेड़ के सारे ऊपर लटक रही होती है, उस पर अंगूर लटक रहे होते हैं, तो फॉक्स को वो खाने होते हैं। फॉक्स खूब उछलती है, खूब जंप करती है, बहुत ट्राई करती है, वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाती, अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती है। फाइनली वो हार मान लेती है कि भाई मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी ये। तो फिर वो चलते चलते क्या कहती है कि ये ना अंगूर मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, फॉक्स लास्ट में जाते जाते कहते हैं कि अंगूर मैं इसलिए नहीं खा रही कि अंगूर खट्टे हैं, बट रियलिटी वो समथिंग एल्स। समझ गए आप रिएक्शन फॉर्मेशन? उसके मन में है, मन में से वो अंगूर खाना चाहती है, मगर अंगूर उसे मिल नहीं पा रहे, तो दैट्स वाई शी इज सेइंग कि ये खट्टे हैं इसलिए नहीं खा रही मैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ब्लेम ऑन अदर्स, खुद की गलती के लिए दूसरों पर ब्लेम डाल देना, ये होता है प्रोजेक्शन। समझ गए आप? खुद की गलती के लिए दूसरे पे ब्लेम डाल देना। मैं मेरे 10th क्लास में कम नंबर इसलिए आए क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हाथ फ्रैक्चर क्यों हो गया था मेरा? कि वो जो सामने वाला है आदमी, उसने वो पी के गाड़ी चला रहा था, उसने मेरे को टक्कर मार दी। ठीक है, गलती मेरी है बट आई एम ब्लेमिंग अदर्स। ठीक, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है आपका इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़ैन मूवी, जो आपने फ़ैन मूवी देखी है शाहरुख खान की, उसमें क्या करता है वो आदमी कि टोटली शाहरुख खान में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को, अपनी शक्ल को, अपने बालों को बिल्कुल शाहरुख खान के जैसा ही बना लेता है वो। ठीक, और उसी की तरह जीने लगता है, उसी की तरह बोलने लगता है। ठीक है, उसी की तरह हरकतें करता है, अपनी खुद की पूरी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देता है और किसी दूसरे की पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेता है। इसे कहते हैं इंट्रोजेक्शन, कि आपने किसी को मॉडल मान लिया और उसको टोटली कॉपी कर रहे हो लाइफ में। तो फ़ैन मूवी इसका एक एग्जाम्पल है, शाहरुख खान वाली जो फ़ैन मूवी थी वो। सबसे लास्ट में है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, सोशली एक्सेप्टेबल बहाना बनाना। सोशली एक्सेप्टेबल बहाना बनाना, कोई भी गलती हो गई आपसे, कोई भी कमी रह गई आपके अंदर, तो उसके लिए आप एक ऐसा बहाना बनाते हो जिसको समाज स्वीकार कर ले। ठीक है, आप कोई भी ऐसा बहाना बनाओगे जिसको समाज स्वीकार कर ले। इसका एग्जाम्पल पहले मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसमें हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी भी पढ़ लिया, एड ईगो सुपर ईगो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी पढ़ लिया इस थ्योरी के साथ में। जो पुराने टॉपिक्स थे उनका रिवीजन भी हो गया हमारा।